मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। भारत का निर्माण तो आप ही लोगों को करना है, कर्णधार हैं आप लोग। तो चलो शांत हो जाओ। तो हम लोग जो है आज सबसे पहले तो जो अब तक 4-5 लेक्चर हो चुके हैं भूगोल के, ठीक है, उनसे कुछ प्रश्नोत्तर हैं कर लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ने इसी के लिए रहे हैं ना, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट करना है। और कंपटीशन आजकल सब कैसे हो गए हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले। तो इसलिए जो है जब 3-4 टॉपिक पूरा हो जाता है तो प्रश्नोत्तर करा दिया करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, ये 4-5 टॉपिक हो गए हैं। हाँ, तो इन 4-5 टॉपिक से जो है हम लगभग 20 प्रश्न हैं, और ये 20 प्रश्न व्याख्या के साथ करेंगे तो पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा सारे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें, महाविस्फोट यानी इसको बिग बैंग भी कहा गया है। महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है ज्वालामुखी विस्फोट से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, महाद्वीपों की उत्पत्ति से। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में आया है प्रश्न, ठीक है। अब कैसा लग रहा है अब तो मतलब सीधे सीधे समझ जाओगे कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, बी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें कैसे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो 13.7 अरब वर्ष पहले जो है बिग बैंग हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और उस विस्फोट के कारण ही जो है सारे जितने भी गैलेक्सीज हैं इन सब का निर्माण हुआ, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं, और उन अरबों गैलेक्सीज में हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, और ठीक है, और उसी में से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका क्या नाम है, मंदाकिनी, मिल्की वे, ठीक है। और उसी मिल्की वे में हमारा सौर परिवार है, और उसी सौर परिवार में हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है। अगर इसको हम समझें इस तरीके से, देखो हमेशा तर्क के साथ पढ़ना सीखो। ये क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ये क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया, और इस ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सीज हैं, इस ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सीज हैं, और इस गैलेक्सीज में हमारी एक गैलेक्सी है, हमारी एक गैलेक्सी है, और इस हमारी गैलेक्सी में सौर परिवार है, हमारी इस गैलेक्सी में क्या है, सौर परिवार है, और इस सौर परिवार में हमारा ग्रह है, क्या है, ग्रह है। तो इस तरीके से ये आप जो है तर्क के साथ पढ़ना सीखो, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तार्किक प्रश्न आते हैं, दे देगा कि जो है सभी गैलेक्सी जो है तारे हैं, और सभी तारे जो है ग्रह हैं, इस तरीके से। तो इनको मिला करके आप पढ़ना सीखो। तो ये सब हमने एक सर्किल में बना दिया। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सब किसके भाग हैं, ब्रह्मांड के भाग हैं, ये सब किसके भाग हैं, ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड का घेरा हमने बड़ा बनाया है, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ाई करना सीखो। दूसरा प्रश्न, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तारों की मैंने लाइफ साइकिल बताई थी, तारों की जीवन चक्र बताया था पूरा। तो इसमें कौन कौन सी स्थिति से तारा गुजरता है, तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। 4 टॉप जो है कथन हैं, 4 तथ्य हैं, और उनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं ये बताने हैं आपको। तो ये है लाल दानों, रेड जाइंट, क्या ये तारों से संबंधित घटना है। सुपरनोवा, क्या ये तारों से संबंधित घटना है। कृष्ण विवर या ब्लैक होल, क्या ये तारों से संबंधित घटना है। और सफ़ेद वामन या वाइट ड्वार्फ, क्या ये तारों से संबंधित घटना है। तो इसमें केवल 2 सही है, मतलब केवल दूसरा वाला यानी सुपरनोवा सही है। 1, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, सभी सही हैं, ठीक है। लाल दानों, देखो हमने बताया था सूर्य जो है, सूर्य क्या, जितने भी तारे हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन एनर्जी
रिलीज होती है, बनती है, और उसी एनर्जी से सभी तारे क्या होते हैं, जलते हैं। लेकिन ईंधन की भी एक अपनी क्या है, समय सीमा है। बहुत सारे तारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे तारे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चल रही है निरंतर जो है हमारे ब्रह्मांड में। तो जब इस लाइफ साइकिल में, इस चक्र में, जीवन चक्र में तारा एक जन्म लेता है, उसके बाद में उसका ईंधन जो है जलने लगता है, और वो ईंधन जलते जलते धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, केंद्र का, पहले केंद्र से हाइड्रोजन खत्म होता है। पहले कहाँ से खत्म होता है, केंद्र से। ये तारा है मान लेते हैं, और इस तारे के केंद्र का हाइड्रोजन पहले खत्म होने लगता है, और फिर धीरे धीरे बाहर आता है। तो हाइड्रोजन किस में बदलता जाता है, हीलियम में। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा जो है तारा हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम फिर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन में, और कार्बन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लोहे में, फेरस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन चालू रहता है। और इसके बाद में जब इसका 90% जो है इसमें ईंधन बचता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के वो लाल दिखाई देने लगता है। कैसा, लाल दिखाई देने लगता है। और बड़ा होता है तो उसको दानव कहते हैं। क्या कहते हैं, दानव कहते हैं। और हाँ, जाइंट है उसकी अंग्रेजी दानव की क्या है, जाइंट। और रेड है, लाल है, तो रेड जाइंट कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो है जब लाल दानव हो जाता है, तो इसमें दो स्थिति बनती है। एक हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो है अगर हमारे सूर्य, उन्होंने सूर्य का एक सौरिक जो है मान लिया 1.44 एक मान लिया कि ये सौरिक इकाई है, और इस इकाई से अगर छोटा होगा तो वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, और इस इकाई से बड़ा होगा तो फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लैक होल में कन्वर्ट होने से पहले सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद में उसमें जो है पल्सर तारे बनेंगे, जो चमकीले तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तारों में से, तो न्यूट्रॉन खाली बचेगा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा कहेंगे, ठीक है। और उसी में से ब्लैक होल भी बन जाएगा। और ब्लैक होल क्या है, वास्तव में एक ऐसी जो है बॉडी है जिसके पास अनंत जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, अनंत गुरुत्वाकर्षण होता है। ये ब्लैक होल वही है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया था कि एक सूक्ष्म डार्क जो है मैटर था, और ये मैटर डार्क क्या था, वास्तव में ब्लैक होल ही था। और अंत में ब्लैक होल ही बनेगा सब। तारा जो है विस्फोट करके फिर लास्ट में ब्लैक होल बन जाता है, और फिर से उसी संरचना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में सभी तारे और सभी सौरमंडल इसी जो है ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। केंद्र में हमारे जो मंदाकिनी है, उसके केंद्र में क्या है, ब्लैक होल है, और उसी ब्लैक होल का चक्कर, क्योंकि इसके पास क्या अनंत जो है गुरुत्वाकर्षण है, और इसी अनंत गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे तारे चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी है, ठीक। सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में जो है एक चक्कर अपने मंदाकिनी का लगाता है। 22 से 25, ठीक है, 22 भी आ सकता है, 25, तो ये ध्यान रखना आप। तो इस तरीके से जो है दो स्थितियां बनती हैं, वाइट डॉर्फ बनता है और जो है ब्लैक होल बनता है, वाइट डॉर्फ और ब्लैक होल, ठीक। अब इसी में जो है, हाँ, वाइट डॉर्फ को ही जो है जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म, क्योंकि तारे का वो उसमें थोड़ा बहुत अंश बचा रहता है, थोड़ा बहुत टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। ये सूर्य में जो हीलियम और हाइड्रोजन बनते हैं, तो ये मतलब लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है? ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, इसका प्लाज्मा में होता है, ठीक है। प्लाज्मा एक अवस्था मैंने बताया था, कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में अगर आपको गिरा दिया जाए, डाल दिया जाए, तो ना आप तैर सकते हो ना उड़ सकते हो, ठीक है। दलदल में जैसे फंस जाओ, वही स्थिति है। या नाक से भरी हुई बाल्टी ले आओ, फिर उसमें डुबकी लगाओ वही प्लाज्मा है, प्लाज्मा की अवस्था में है यहाँ, ठीक है। जैसे ब्लड कटता है किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे थक्का बन जाता ना, तो उस तरीके से ना ब्लड, अब उसमें उंगली डालोगे तो घुस भी जाएगा, यानी ठोस भी नहीं है, और किसी थाली में या किसी पात्र में हिलाओगे इधर उधर तो पानी की तरीके से बहेगा भी नहीं, तो वही प्लाज्मा होता है, ठीक। हाँ, फेविकोल। प्रश्न नंबर 3 है, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा है, रेडक्लिफ सीमा है, मैकमोहन सीमा है, डूरंट सीमा है। कौन सी सीमा है, चंद्रशेखर सीमा, अभी बताया मैंने। चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये वास्तव में एक मान है जिसमें तारे अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वही रेड जाइंट के बाद जो है सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट जो है ये तारे के जीवन का अंतिम जो है समय होता है, इस समय तारे मरने लगते हैं।
तो यही चीज़ इन्होंने चंद्रशेखर ने इसकी पहचान की थी। और ब्लैक होल के बारे में भी सबसे पहले सूचना किसने दी थी? चंद्रशेखर ने, ठीक है। और इनको जो फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। और रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ सीमा, मैकमोहन सीमा और डोरेंट सीमा ये क्या है? ये दो देशों के बीच में विभाजन का कार्य करती है। जैसे रेडक्लिफ सीमा है तो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, मैकमोहन सीमा है तो भारत और चीन के बीच में है, और तीसरा क्या है? डोरेंट सीमा। ये भी पहले भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में तारों का समूह जो व्यवस्थित होता है क्या कहलाता है? एंड्रोमेडा, बी है आकाशगंगा, सी है कॉन्स्टेलेशन और डी है सौरमंडल। आकाशगंगा में तारे व्यवस्थित कहाँ होते हैं इस तरीके से? क्या है? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन अंग्रेजी है तारामंडल की, ठीक है। अब सीधे ऐसे भी आ सकता है, इसलिए अंग्रेजी शब्द भी सीखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे या तो नक्षत्र दे सकता है या कॉन्स्टेलेशन दे सकता है। तो कॉन्स्टेलेशन किसकी अंग्रेजी है? तारामंडल की। और तारामंडल को क्या कहा गया कि विशेष आकृति के जो है, एक विशेष आकृति के तारों का समूह होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया शिकारी तारा या फिर जो है सप्तऋषि तारा, जिसमें 7 तारों का समूह होता है ना, एक विशेष आकृति बनते हैं, ठीक है। ओरियन जो शिकारी तारा है उसका एक आकृति बनती है। हाइड्रा जो सबसे बड़ा तारामंडल है, ठीक है। हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। तो इस तरीके से ये सब। और एंड्रोमेडा क्या है? ये हमारे जो है मिल्की वे के सबसे नज़दीक स्थित जो है आकाशगंगा है। मिल्की वे के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सा है? एंड्रोमेडा। कौन सा आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा भी क्या है? एक गैलेक्सी है। कैसी? एक क्या है? गैलेक्सी है। और गैलेक्सीज जो होती हैं 3 आकार की होती हैं, 3 आकृतियाँ होती हैं। कौन सी? एक तो स्पाइरल होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं, और दूसरी अंडाकार होती हैं, और तीसरी अनियमित होती है जिनका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से। और जो हमारी गैलेक्सी है वो कैसी है? सर्पिलाकार, इस तरीके से है, ठीक है। अब इस तरीके से इसमें जो है बहुत सारे जो है तारे व्यवस्थित हो जाएंगे। सब जगह ऐसे ऐसे तारे व्यवस्थित कर दोगे तो बहुत सारे तारे, इसलिए अरबों तारे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 5 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है? ध्रुव तारा हम कैसे पहचानते हैं? सप्तऋषि से, ओरियन से, हाइड्रा से या वृश्चिक से? सप्तऋषि से। उर्सा भी बोलते हैं सप्तऋषि को, ठीक है। और ओरियन एक शिकारी तारा है, मृग तारा। ओरियन तारा जो शिकारी तारा हमने बनाया था, किस तरीके से शिकार जो धनुष लेकर के, और जो है पीछे उसके तरकस बना हुआ है, इस तरीके से शिकारी तारा है। और हाइड्रा सबसे बड़ा तारा मंडल है, वो हाँ हाइड्रा सबसे बड़ा तारा मंडल है। और वृश्चिक स्कॉर्पियन जो है बिच्छू के आकार का तारामंडल बनता है, उसको जो है स्कॉर्पियन बोलते हैं या वृश्चिक बोलते हैं। तो सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि 2 तारामंडल है, एक मेजर है और दूसरा माइनर है। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। तो जो इसमें जो हम पहचानते हैं किस तरीके से, उसमें जो है जो उर्सा मेजर तारामंडल है, जो उर्सा मेजर तारामंडल है, इस तरीके से ये पूंछ है तारामंडल का, और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसके ऊपर जो ये इनको बिंदु को हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया? उर्सा मेजर बन गया। ये क्या बन गया? उर्सा मेजर बन गया। अब इस उर्सा मेजर के हेड के ऊपर, सबसे ऊपर जो तारा चमक रहा है, ये क्या है? ध्रुव तारा है, ठीक है। और ये पूंछ किसका है? उर्सा माइनर का। ये पूंछ किसका है? उर्सा माइनर का। उर्सा माइनर इस तरीके से होगा जिसमें 7 तारे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये उर्सा माइनर का क्या है? पुच्छल तारा है, पूंछ तारा है। तो इस तरीके से ये ऐसे हम पहचानते हैं, ठीक। 6th क्लास की एनसीईआरटी में इसी तरीके से पहचानने के लिए वहाँ बनाया गया है चित्र, ठीक। तो ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है। तो इसको सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। 6वां प्रश्न है, एक ब्रह्मांड वर्ष की इकाई क्या है? कॉस्मिक ईयर, अर्थात एक ब्रह्मांड वर्ष की इकाई क्या है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 15 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। एक कॉस्मिक ईयर की इकाई क्या है? 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। ये क्यों? कॉस्मिक ईयर क्या चीज़ होता है भाई? देखो वर्ष कैसे नापे? जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। तो 365 हमारे पृथ्वी का क्या हो गया? एक वर्ष हो गया, एक ईयर हो गया। इसी प्रकार से जो सूर्य है वो लगभग 25 करोड़ वर्ष में अपने गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करती है। 25 करोड़ वर्ष में अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं?
ब्रह्मांड वर्ष। तो एक ब्रह्मांड वर्ष या एक कॉस्मिक ईयर में कितने वर्ष का, हमारी पृथ्वी का कितने वर्ष का समय होता है? 25 करोड़ वर्ष का समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। वो 22 से 25 है, कुछ किताबों में 22 भी मिलेगा, 23, 24, 25, ये संख्या 22 से लेकर 25 तक आपको याद रखना है। तो ये क्या है? कॉस्मिक ईयर है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, और जो पृथ्वी हमारी एक अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति। दैनिक गति एक दिन 24 घंटे का होता है। तो ये सब हमारे ब्रह्मांडीय पिंड के आधार पे ही वर्ष वगैरह सब निर्धारित होते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 4 कथन दे रहे हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। कल ही बताया था मैंने, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, कितना है? 5.52 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरा कथन है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह बुध है। गलत है ये, हाँ शुक्र है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र है। ये गलत है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और चौथा ऑप्शन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। 109 गुना है, ये भी सही है, ये सही है चौथा। सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। और हमारी पृथ्वी का व्यास कितना है? विषुवत रेखीय व्यास कितना है? 12,700। विषुवत रेखीय व्यास 756, 12,756 है। 714 तो ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, सही हो तुम, लेकिन वो ध्रुवीय व्यास है। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला व्यास जो बनता है वो उतना बनता है। तो अब इसको 109 से गुणा कर दोगे तो इतना बड़ा व्यास किसका है? सूर्य का है। ठीक है, 109 गुना व्यास है पृथ्वी के व्यास से, सूर्य इतना बड़ा है। अर्थात 109 प्रकार की पृथ्वियाँ समा जाएंगी सूर्य के अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गलत थे? 2 और 3 गलत थे, तो 1 और 4 सही है। तो इसमें ऑप्शन में सी वाले में दिया है 1 और 4 सही है, बाकी सब में ऑप्शन कट जाएंगे तो सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा ग्रह समूह जोवियन ग्रह है? हमने बताए थे जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ग्रहों का समूह दिया है। अब इसमें पहचानना है कौन सा जोवियन ग्रह है। मंगल एवं बृहस्पति ये वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में बृहस्पति एवं शनि, सी वाले ऑप्शन में पृथ्वी एवं मंगल, और डी वाले ऑप्शन में शुक्र एवं शनि। तो जोवियन ग्रह कौन से? बृहस्पति और शनि, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने बताया था 8 ग्रहों में कुछ इस तरीके से जो है ग्रहों की व्यवस्था है। ये हमारा जो है सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, और इस सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, और बुध के बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है, और मंगल के बाद एक पेटी है जिसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, और इसके बाद में क्या है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या है? शनि, और शनि के बाद क्या है? यूरेनस या फिर अरुण, यूरेनस या अरुण, और इसके बाद में नेपच्यून या वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हो गए। अब ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर वाला ये सारे ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह से बाहर वाले ग्रह क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। जोवियन किस शब्द से बना है? बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। तो बृहस्पति के नाम से ही, जुपिटर के नाम से ही इन ग्रहों को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। क्योंकि बृहस्पति ग्रह क्या है? गैसीय अवस्था में है। बाहर वाले जितने भी ग्रह हैं सब किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और अंदर वाले सारे ग्रह किस अवस्था में है? ठोस पार्टिकल, पृथ्वी की तरीके से इनके पार्टिकल्स कैसे हैं? सॉलिड है। इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के समान है। इनकी जो इस अवस्था है वो किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो ये बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण है, ये चारों किस अवस्था में है?
जोवियन की अवस्था में, मतलब जुपिटर की अवस्था में। जुपिटर किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसीलिए इनको सबको क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक, 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले मतलब एक तरफ जो है ग्रहों के बारे में कुछ विशेषताएं लिखी हैं और दूसरी तरफ ग्रहों के नाम लिखे हैं, तो उनको बताना है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, उसके सामने अरुण लिखा है। और सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, उसके सामने बुध लिखा हुआ है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, उसके सामने वरुण लिखा हुआ है। सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह है, उसके सामने शुक्र लिखा हुआ है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा होगा? कितने शुक्र वाले हैं? हाथ खड़ा करो। खाली 2 3 लोग, 4 लोग। और बुध वाले कितने हैं? इसको मैंने इतने अच्छी तरीके से समझाया था। भाई बुध के पास वायुमंडल नहीं है। बुध जितना ज़्यादा गर्म हो जाता है उतने ज़्यादा रात में वो ठंडा हो जाता है, तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन शुक्र के पास वायुमंडल है, उतना ज़्यादा वायुमंडल नहीं है बुध की भांति। बुध तो एकदम उसका वायुमंडल सूर्य ने खा लिया, खत्म कर दिया। तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि याद रहे। तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, वीनस। ठीक है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा गया है, भोर का तारा और साय का तारा भी कहा गया है। बहुत सारी विशेषताएं शुक्र की हैं, और सबसे सुंदर तारा भी है, सबसे सुंदर तारा भी है शुक्र। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर होगा सूर्य से, कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून सबसे ठंडा हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अब एक बचा है इसमें, अरुण। अरुण अब लेटा हुआ क्यों है? क्योंकि देखो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और ये ससुरा 80 डिग्री भी झुका हुआ है। ठीक है, अरुण जो है ये 80 डिग्री, इसका झुकाव कितना है? 80 डिग्री अपने अक्ष पर। तो जब अक्ष इस तरीके से, ये अक्ष है इसका, और 80 डिग्री इस तरीके से, 80 डिग्री ऐसे तो होगा, तो ये अपने अक्ष पर 80 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, तो ये कैसा दिखता है? लेटा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। तो जो है अरुण कैसा ग्रह है? लेटा हुआ, यूरेनस। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं? उल्टा परिक्रमा करते हैं। 6 ग्रह तो पृथ्वी की तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य का, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम, अर्थात उन दोनों ग्रहों पर सूर्य किस दिशा में निकलता होगा? पश्चिम दिशा में। तो पहचानना है आपको उस ऐसे कौन से ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह हैं, शुक्र और वरुण ग्रह, अरुण ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, और शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। ठीक है, तो कौन सा है? एक तो हमारे इसमें का है, हमने समझाया था कि सूर्य से मतलब इधर से दूसरा ग्रह, और इधर से दूसरा ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र। और इधर से भी दूसरा ग्रह, इधर से भी दूसरा ग्रह कौन सा हो गया? अरुण। तो शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह कैसे हैं? जो सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा उल्टा करते हैं। तो ऐसे याद रखो ना, इधर से दूसरा ग्रह और इधर से दूसरा ग्रह। ठीक है, इस वाले पार्थिव का दूसरा, एक पार्थिव में है और एक जोवियन ग्रह में है। तो अरुण और शुक्र ये दोनों ग्रह कैसे हैं? जो सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं, अर्थात यहाँ पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न ग्रहों में को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार, अब ये तो हमने जो सूर्य से बढ़ता हुआ क्रम बता दिया, दोनों क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, आकार में, अभी आकार में ये तो सही है, ये तो अपने सही आकार में है। ठीक, अभी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति पहले में, दूसरे में अरुण है, तीसरे में शनि है, चौथे में वरुण है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, मतलब कैसे होगा इसमें? सबसे पहला कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति, वरुण होगा सबसे पहले, बृहस्पति होगा, बृहस्पति के बाद में शनि, और शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। तो 1 3 2 4 जिस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में 1 3 2 4, और ये सही हो जाए। और इधर क्या स्थिति है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद में हमारी
पृथ्वी है। 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी है, फिर इसकी बहन है, पृथ्वी के बाद इसकी बहन है साइज में, और इसके बाद में मंगल है, और मंगल के बाद में बुध है। ठीक है, तो हम लोगों की मौसी कौन है? शुक्र है। ठीक है, तो पृथ्वी से छोटी है हमारी मौसी। ठीक है भाई, जो है मौसी तो है, तो ये मौसी छोटी हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर मंगल ग्रह हो जाएगा, मंगल के बाद फिर बुध ग्रह। बुध सबसे छोटा है ही है। ठीक, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? अब जो है वृत्त की बात कर लें। बृहद वृत्त हमने बताया था ग्रेट सर्किल। तो ए वाला है विषुवत रेखा, बी वाला है प्रधान याम्योत्तर रेखा, सी वाला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और डी है कर्क रेखा। कौन सी रेखा ग्रेट सर्किल नहीं है, बृहद वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा बृहद वृत्त है कि नहीं है? और प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसको बताया था? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? देशांतर है या अक्षांश रेखा है? देशांतर। और कर्क रेखा, तो कौन सा बृहद वृत्त नहीं है? 3 बृहद वृत्त होंगे और 1 बृहद वृत्त नहीं होगा। कौन सा बृहद वृत्त नहीं है? कर्क रेखा। भाई हमने बताया था कि अक्षांश रेखाओं में एकमात्र रेखा विषुवत रेखा जो क्या है? ग्रेट सर्किल है। अक्षांश रेखाओं में एकमात्र रेखा कौन सी बृहद रेखा है? विषुवत रेखा। ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो विषुवत रेखा है ये क्या है? ग्रेट सर्किल है, क्योंकि ये पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, 2 भागों में बांटती है। तो ये क्या हो गया? ग्रेट सर्किल। और जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सब क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भाग के बांटती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं क्या है? ग्रेट सर्किल है। सभी देशांतर रेखाएं क्या है? ग्रेट सर्किल हैं, बृहद वृत्त हैं। और एकमात्र अक्षांश रेखा कौन सी ग्रेट सर्किल है? विषुवत रेखा। बाकी जितने भी विषुवत रेखा होंगे सब क्या, वो विषुवत कह रहा हूं, बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगे सब क्या होंगे? ग्रेट सर्किल नहीं होंगे, सब जो है लघु सर्किल होंगे। क्या होंगे? लघु वृत्त होंगे। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, 2 डिग्री 3 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये सब क्या है? लघु वृत्त हैं। ये सब क्या है? लघु वृत्त हैं। तो एकमात्र अक्षांश रेखा विषुवत रेखा वो क्या है? बृहद वृत्त है। और बाकी सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? दीर्घ वृत्त हैं। ठीक है, बाकी सभी 0 डिग्री की याम्योत्तर रेखा, जहाँ से हम लोग समय निकालते हैं, समय निर्धारण करते हैं, वो भी एक ग्रेट सर्किल है। और उसके पीछे वो सर्किल पूरा कैसे हो जाता है? 180 को मिला करके ना, उसके पीछे 180 है तभी तो सर्किल पूरा होगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन मैंने इसीलिए दे दिया। प्रश्न नंबर 13 है, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर किसको कहा गया था? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को? देशांतर रेखा को। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को क्या कहा गया है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब प्रधान याम्योत्तर रेखा हमने बताया था कुछ देशों से गुजरती हैं, 8-9 देशों से मैंने बताया था गुजरती हैं। तो वो देशों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है और उनमें से पूछ लेगा कौन सा देश जहाँ से वो रेखा नहीं गुजरती है। तो यही प्रश्न है। तो पहला है इंग्लैंड, बी वाला ऑप्शन है जर्मनी, सी वाला ऑप्शन है स्पेन, डी वाला ऑप्शन है बुर्किना फासो। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? जर्मनी से नहीं गुजरती है। भाई यूरोप के 3 देशों से बताया था गुजरती है ना, इंग्लैंड से पहले, फिर उसके बाद फ्रांस से और फिर स्पेन से। और इसमें जर्मनी दे दिया है तो जर्मनी अपने आप ही कट गया। और अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है। ऊपर से चलेंगे, पहले अल्जीरिया, फिर उसके बाद में माली, फिर बुर्किना फासो, फिर जो है टोगा और घाना कहेंगे। तो 5 देशों से, अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है। और इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, तो ये 5 ये हो गए, 5 ये और 3 वो 8 और एक अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरती है। तो इस तरीके से 9 क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। अंटार्कटिक तो एक महाद्वीप हो गया, वहाँ कोई देश है नहीं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री की है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको क्या कहा गया है? मानक समय रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, मैंने बताया था।
तो ये कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो बिहार छूट जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, यदि भारतीय मानक समय रेखा, अब इसको हल करो। ठीक है, एक प्रश्न जो है हल करने वाला है। यदि भारतीय मानक समय रेखा पर मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। और भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी पश्चिमी हमेशा याद रखा करो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है। वहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? अगर 82.5 पर 12 बज रहे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? तो 120 में से 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं। अरे 12 बज रहे हैं, दिन का 12 बज रहे हैं, मध्याह्न है। तो फिर हमने AM PM सब बताया था ना। इसके बाद PM शुरू हो जाएगा, 12:01 PM हो जाएगा और इसीलिए 12 को मध्याह्न कहा जाता है। ठीक है। और 11:59 क्या हो जाएगा? AM होगा। 12 तो न वो बीच का है, न AM है न PM है, वो इसीलिए उसको मध्याह्न कहा गया है। ठीक है। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? तो कैसे निकालोगे? इनको घटाओगे और घटा करके फिर 15 से भाग दोगे, फिर जो अंतर आएगा घंटों का उसको 12 में जोड़ दोगे, क्योंकि पूरब का निकालना है। तो कितना आ जाएगा? घटा करके जल्दी निकालो। अरे पूरा सवाल 4 बार बता दिए। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है। 120 में से 82.5 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। और 37.5 को 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा आ जाएगा शायद, नहीं 2.5 घंटा आएगा। 2.5 घंटा आएगा। तो 12 से अब पूरब का निकालना है, पूरब का निकालना है तो 12 से पहले समय होगा तो कितना बजेगा? 2:30 AM होगा कि PM होगा? PM होगा। तो तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 9:30 AM, बी में मतलब वो 2:30 AM, सी में 2:30 PM और डी में 5:30 PM। तो 2:30 PM हो जाएगा, 2:30 PM हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विषु। विषु मैंने बताया था, विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल, विषु इक्विनॉक्स 2 काल हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये कौन से तारीख में होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून, 21 जून और 22 दिसंबर, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है और दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? विषु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विषु बोलते हैं। और जो है 21 जून और 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। 21 जून कुछ कर्क रेखा पर होता है, इसलिए कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है उस समय, तो ग्रीष्म संक्रांति। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं या मकर अयनांत भी बोलते हैं। मकर अयनांत अंग्रेजी में एक ही शब्द है, सोलिस्टिसेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलिस्टिसेस। तो 2 सोलिस्टिसेस होते हैं, एक ग्रीष्म सोलिस्टिसेस और एक शीत विंटर सोलिस्टिसेस और जो है समर सोलिस्टिसेस। ठीक है। और विषु भी 2 होते हैं, शरद और बसंत, शरद और बसंत। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को या 23 सितंबर को? दक्षिणी गोलार्ध, प्रश्न समझना है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तभी तो होगा। और सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? 21 जून को होगा कि 22 दिसंबर को होगा? 22 दिसंबर को। तो प्रश्न समझना जरूरी है ना। अगर ये कहता उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून होता है, दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, उपसौर किस तारीख को पड़ता है? उपसौर और अपसौर बताया था ना, 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 14 जुलाई को और 31 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या पड़ता है? उपसौर। और अपसौर कब पड़ता है? 4 जुलाई को। प्रश्न नंबर 19 है, और इसके कारण क्या होता है कि जैसे 3 जनवरी उपसौर पड़ता है
और सूर्य के नज़दीक होता है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, तो उसके कारण जो ठंडी है हमारे उत्तरी गोलार्ध में वो लगभग 20% कम पड़ती है, क्योंकि सूर्य के थोड़ा नज़दीक रहता है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ जाओ, नहीं तो ये कहोगे कि सूर्य से नज़दीक हो गई तो हमारे यहाँ जनवरी में गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन गर्मी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सूर्य वास्तव में किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। जनवरी में सूर्य कहाँ रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरायण हो चुका है, उत्तर की तरफ आ रहा है, लेकिन विषुवत रेखा के दक्षिण में है, तो इसलिए जो है सर्दी पड़ती है भारत में, भारत के उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी पर गुरुत्व बल सर्वाधिक कहाँ पर लगेगा? सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कहाँ लगेगा? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। पोल्स पर लगते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है, पोल ऊपर से धचका पचका है, ऊपर से चिपटा हुआ है, इस तरीके से चिपटा हुआ है, तो जो इसकी त्रिज्या बनेगी वो विषुवत रेखा से छोटी बनेगी, विषुवत रेखा से छोटी बनेगी। इसका एक फार्मूला है फिजिक्स में, जी वाला मान निकालने के लिए। हाँ, तो ठीक है, तो इसलिए जो है ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि पृथ्वी अंदर से जो है मेटल से बनी है और इसको आकर्षित करती है ध्रुवों पर ज़्यादा तेज़ी से। ज़्यादा अंतर नहीं आता, थोड़े अंतर आता है, क्योंकि थोड़ा ही वो है। ठीक है, और इसके अलावा दो चीज़ मैंने बताया था, विषुवत रेखा पे दो चीज़ पाई जाती हैं। एक तो सबसे अधिक कौन सा बल पाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल बल। सेंट्रीफ्यूगल बल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है ध्रुवों की अपेक्षा। ठीक है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल बल छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसके अलावा घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, सिर्फ जो है उसका वो गुरुत्वाकर्षण वो ध्रुवों पर ज़्यादा पाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है 20वां, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर ए वाला है, बी वाला है 12,756 किलोमीटर, सी वाला है 40,008 किलोमीटर, डी वाला है 40,075 किलोमीटर। व्यास पूछ रहा हूँ, भूमध्य रेखा तो व्यास 12,756 किलोमीटर है व्यास। भाई व्यास किसको कहते हैं? पृथ्वी के अंदर घुस जाओ, पृथ्वी के आर पार चले जाओ, इधर से घुसो इधर निकल जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास कम है, 12,714 है, और विषुवत रेखीय व्यास है 12,756। ठीक है, और जो परिधि होता है, परिधि क्या है, वो चारों तरफ लिपटा हुआ है, घेरा बना हुआ है ग्लोब के चारों तरफ। अगर तार लिपटा दो या रस्सी लिपटा दो तो वो क्या है, परिधि है, घेरा है। ठीक है, तो परिधि कितना है? 40,075 किसका? विषुवत रेखीय परिधि। और 40,008 किसका है? ध्रुवों का है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस तरीके से ये लगभग रिवाइज हो गया पूरा, जो है इतना जितना पढ़े थे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है हाईलाइट करते हैं अपने जो है मानचित्र की तरफ। थोड़ा समझो पहले।